हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के इस व्याकरण विशेष सत्र में मैं लेके आई हूँ छंद शास्त्र पार्ट 1 में हमने क्या देखा, छंद के अर्थ देखे, छंद के परिभाषा देखी और छंद के अंग देखे। नहीं, आज पार्ट 2 में हम देखेंगे गण का नाम एवं चिन्ह याद रखने का तरीका। जो मैंने अंग जो बताया है, मैंने आपको 7 अंग जो मुख्यतः मैंने आपको बताए, उसमें अंतिम अंग था गण। नहीं, जिसकी संख्या मैंने कितनी बताई थी, 8 बताई थी। तो उसे आप कैसे याद रखेंगे और चिन्ह से कैसे समझ जाएंगे कि ये कौन सा गण है, या इस शब्द में कौन से गण है, या किस चिन्ह का प्रयोग होगा, आज हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे छंद के भेद एवं उसकी परिभाषा। ठीक है, छंद की परिभाषा तो हम जान गए, भेदों की परिभाषा हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए नाउ स्टार्ट। पहले गण का नाम एवं चिन्ह याद रखने का तरीका। तो ये देखिए, मैंने चार्ट में ये बताया है आपको। देखिए यहाँ 8 गण है ना, यगन, मगन, तगन, रगन, जौगन, भौगन, नगन और शगन। उसको मैंने आपको बताया था कि इस सूत्र से आप उसको याद रख सकते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक के रूप में बताया था कि ये ट्रिक है जिससे आप इस गण को याद भी रख सकते हैं और उसमें कौन से चिन्ह लगेंगे और वो कैसे होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये 8 गण हुए। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाइएगा फिर कभी नहीं भूलिएगा। सिर्फ आपको सूत्र रट लेना है और सूत्र भी बहुत भारी नहीं है। य माता राज भानस लगा, बस एक पंक्ति का है जो कि आपको याद हो ही जाएगा। अब देखिए हम कैसे पहचानते हैं। अब य माता राज भानस लगा, क्लियर, 8 गण हुए। अब देखिए उदाहरण से इसको मैंने 3-3 के सेट में सजाया। नहीं, यानी कि आपका जो गण है वह भी 3-3 के सेट में है ना, यगन, मगन, तगन जो भी है। तो मैंने क्या किया, इस सूत्र को भी 3-3 के रूप में सजाया और उसी के अनुसार इससे चिन्ह निकल गया। और फिर कोई भी शब्द से हम कैसे जान जाएंगे कि ये कौन सा गण है, किस गण में है, यह बात मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझिए। अब देखिए, या माता राज भानस लगा, तो यगन को मैंने क्या किया, 3 रूप दे दिया। देखिए, य माता, मगन। अब यानी कि इसका पहले ये समझ लीजिए इसमें कैसे गण को हम गिनेंगे। य माता राज भानस लगा, यगन, मगन। आकार आप मत देखिए, सिर्फ आप वर्ण देखिए, ठीक है। ये यगन, ये मगन, ये तगन, ये रगन, ये जगन, ये भगन, ये नगन और ये सगन उसमें लगा। ठीक है, ये आपका 8 यहीं ख़त्म हो गया। ये मेरा गण का नाम हुआ। अब गण को हम चिन्ह से कैसे जानेंगे, तो हम 3-3 के रूप में लिखेंगे। अब जैसे हमको यगन लिखना है, नहीं तो 3 गो सूत्र हम ले लेंगे, या 3 ही लेना है हमको। तो यगन जब हमको लिखना है तो यगन मेरा यहाँ से शुरू होता है, तो मैंने क्या किया, य माता ले लिया हमने। ठीक है, अब हमको मगन जानना है, तो मगन यहाँ से शुरू हुआ तो क्या हो जाएगा, मातारा हो जाएगा ना, 3-3 हमको लेना है। फिर तगन लेना है तो ताराज, क्लियर हो रहा है। रगन लेना है तो राजभा, यानी जो सूत्र में आया है वही हमको लिख देना है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। नहीं, जब लिखे होंगे थोड़ा सा आप हिचकिचाए होंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है कि जो इससे आपको सूत्र का नाम याद हो जाएगा, एक सुर में लिख देंगे हम, एक पंक्ति में एक एक करके लिख देंगे। उसके बाद उसको 3-3 के सेट में सजा देंगे। यगन लेना है तो यगन में 3 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। मगन में 3 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तगन में 3 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। रगन में 3 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। जगन में 3 कहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। उस क्रम में आपको सजा लेना है। अब देखिए चिन्ह, मैंने आपको बताया था कि अंग के रूप में छंद के जो अंग होते हैं लघु और गुरु, समझाया था ना, तो उसी का ये चिन्ह है। मैंने आपको बताया था लघु के लिए ये चिन्ह होता है और गुरु के लिए ये चिन्ह होता है। लघु का मतलब 1 और गुरु का मतलब 2, क्लियर।
तो अब देखिए यहाँ पर य माता, तो य में आपका एक है, एक ही है ना। दूसरा माँ में दो वर्ण है, नहीं तो म जोड़ आ, तो दो, हमने दो का चिन्ह लगाया। ता में भी दो है तो मैंने दो का चिन्ह लगाया। यानी कि इसमें अगर आपको पूछा जाएगा वर्णों की संख्या कितनी, चिन्ह कितने, क्या कहते हैं विभक्ति के अनुसार, तो आप क्या कहिएगा, एक दो दो, यानी 5। क्लियर हुआ। उसी तरह माँ तारा में देखिए, माँ में भी दो, गुरु गुरु और गुरु, यानी बड़ा वर्ण, इसलिए मैंने तीनों क्या दे दिया, बड़ा का चिन्ह दे दिया। 2 2 4 2 6। क्लियर हो गया। उसी तरह मैंने सारे को सजाया, यानी कि अगर आकार है तो मैंने 2 दिया, एक कार है तो मैंने 1 दिया, उसी के अनुसार यह चिन्ह सब सज गया। अब आप कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द, माना जैसे सरोज लिया हमने, सरोज, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, आपको जो भी शब्द हो, आपको उदाहरण समझने के लिए। अब मैंने सरोज लिया, अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ इसमें गणों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए, अब देखिए सौ क्या है, लघु है, नहीं लघु है, एक ही वर्ण है उसमें, तो एक चिन्ह लगाया। रोज में र भी है और ओ भी है, तो 2 चिन्ह हो गया। और फिर जौ में कौन सा चिन्ह होगा, एक चिन्ह होगा, क्योंकि औकार है, तो ये औकार हो गया। अब ये 1 2 1 कौन सा आ रहा है गण में, 1 2 1, आप देखिए कौन से में आ रहा है, देखिए जगन में आ रहा है, आ रहा है। अब आप कहिएगा कि इसको कैसे याद रखेंगे मैम, तो यही तुम्हें बता रही थी, यही मैं बता रही थी कि आपको खाली आपको ये याद रखना है, इससे आपको गण के नाम भी पता चल जाएंगे और यहीं से आपको पता चल जाएगा। इतना बड़ा चार्ट बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा। अब कैसे बनेगा वो देखिए। अब सरोज 1 2 1, अब देखिए 1 2 1 की पंक्ति कैसे यहाँ सजती है। यहाँ देखिए 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2, सजा ना यहाँ पर। अब देखिए 1 2 1 की पंक्ति आपको कहाँ आ रही है, तो यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। स्टार्टिंग किससे है, जौ से है, यानी जगन, यानी क्या हो गया, ये कौन सा गण हुआ, जगन हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग से लेना है, बाद का 3 पद लेना है, लेकिन जहाँ से स्टार्ट हुआ वही उसका गण हुआ। जैसे मैंने शुरू से आपको बताया, यगन, ये यगन यानी यो माता, यहीं पर हमने सूत्र बना दिया, इतना बड़ा बनाने की हमको आवश्यकता भी नहीं है। यहीं पर हमने लघु गुरु को चिन्हित कर दिया, यहाँ पर मैं उल्टा ले, हाँ यहाँ 1 1 2 करके लिखा है, तो यहीं पर मैंने चिन्हित कर दिया और यहीं पर मैंने अंक बैठा दिए। 2 मतलब गुरु, 1 मतलब लघु, तो जहाँ ये चिन्ह आया तो हमने देख लिया कि ये 1 2 1 है, तो 1 2 1 मेरा 3 पे बैठना चाहिए था, तो वह मेरा कहाँ बैठा, जभान पे बैठा। स्टार्टिंग जो है, यानी क्या, कौन सा गण हुआ मेरा, जगन हुआ। अब आप फिर कोई शब्द लगाइए, 3 शब्द का कोई भी आप शब्द बनाइए, कोई भी बनाइए, जैसे राधिका, राधिका शब्द लीजिए, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, आपका हल आपके सामने होगा। अब देखिए रा, ध्यान से देखिए, रा आकार है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अब धी देखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, धी हर्षिकार है या दुर्गीकार है, यहाँ पर राधिका जो मैंने लिखा है हर्षिकार है या दुर्गीकार है, ये हर्षिकार है, और हर्षिकार हमारा क्या होता है, लघु वर्ण होता है। याद रखना है इसको, ये मैंने आपको क्लियर करके अंग में बताया, और आपको पता भी है जब आप वर्ण पढ़े होंगे तो ये जान रहे हैं हम लोग, और हर्षई हर्षौ और री हमारा क्या होता है, लघु वर्ण होता है, यानी एक मात्रा वाला शब्द होता है। यहाँ पर एक मात्रा हुआ तो हम लघु का चिन्ह लगाएंगे, फिर का मेरा क्या हो जाएगा, 2 मात्रा का चिन्ह हो जाएगा, तो हमने 2 मात्रा लगाया। नहीं, अब देखिए ये चिन्ह आपका कहाँ प्राप्त होता है, यानी 2 1 2 आपको कहाँ प्राप्त हो रहा है, 2
1 2 आपको यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ प्राप्त हो रहा है, यानी रा से शुरू हो रहा है और रौ से क्या होता है, रगन, रौ से रगन, मेरा ये होगा। क्लियर? अब समझ में आया आपको गन क्या है? आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी इसको भूलिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपको ये सूत्र एकदम रट लेना है। इससे आप जान जाएंगे कि कौन सा गण है और कौन सी संख्या है उसकी। आपको ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। सब्जेक्टिव में आपको आएगा कि गणों की संख्या लिखिए और गणों का चिन्ह बताइए या गणों का उदाहरण बताइए। तो ये गणों का उदाहरण आपको इस रूप में नहीं आएगा, इस रूप में आएगा। कोई भी शब्द दे दिया जाएगा आपको गण का, आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा गण है, तो आप पहचान जाएंगे। अब नहीं, इससे हम पहले चिन्ह निकालेंगे, चिन्ह को इसमें सेट करेंगे लघु गुरु में, फिर हम जान जाएंगे कि वह कौन सा गण है। क्लियर बेटा? चलिए अब हम चलते हैं छंद के भेद एवं उसकी परिभाषा के रूप। अब देखिए छंद के भेद हम जाने। प्रकृति के अनुसार छंद के 3 भेद हैं। एक, पहला मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। तो नाम से ही पता चल रहा है। नहीं, मात्रिक छंद यानी मात्रा की गणना, वर्णिक छंद यानी वर्ण की गणना और मुक्तक मतलब मुक्त रूप से। तो परिभाषित रूप में हम जान ले, मात्रिक छंद, जिन छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। यानी जो छंद होगा उसका जो भी रूप होगा उसमें मात्राओं की गणना की जाएगी। मात्रा क्या होता है हमारा? औकार, आकार, औकार नहीं, औकार, आकार, ईकार, ईकार, दीर्घिकार नहीं, उकार, दृघुकार, एकार, ऐकार आदि। ठीक है, ये हमारी मात्रा होती है। तो जिसमें इसकी गणना होगी यानी लघु है कि गुरु मात्रा है, तो वह मेरा क्या होगा? मात्रिक छंद होगा। और वर्णिक छंद परिभाषित रूप में जान लें, जिन छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इसमें जो छंद का निर्माण होगा उसमें वर्ण की संख्या गिनी जाएगी। नहीं, जैसे क से अ से लेकर आह तक, क से लेकर ज्ञ तक जो हमारे वर्ण हैं उसकी गिनती और उसके क्रमानुसार वर्णिक छंद को सजाया जाता है। ठीक है। तीसरा मुक्तक छंद, जिस छंद में कोई नियम ना लगे उसे मुक्तक छंद कहते हैं। तब आपके मन में होगा कि यह मात्राओं के क्रम से सजाया गया, नियम उपनियम के अनुसार, ये वर्णों के नियम उपनियम से सजाया गया, इसमें कोई नियम ही नहीं है, तो ये छंद कैसे बन गए? नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मुक्तक छंद में भी, मुक्तक छंद का अपना एक विशेष नियम है। उसमें मात्राओं और वर्णों का क्रमानुसार यति गति नहीं होता है। लय होते हैं लेकिन यति गति मात्राओं के अनुसार या वर्ण के अनुसार नहीं होते। इसमें जो विषय वस्तु है उसको हम किस रूप में कहेंगे उसका नियम नहीं होता है, लेकिन हम कविता मुक्तक छंद में कर सकते हैं। हम जो शब्दों का प्रयोग करेंगे, जो उसकी व्यवस्था करेंगे, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वह नियमानुसार क्रम से सजा हो। हम अपनी विषय वस्तु को सजाकर कविता के माध्यम से या किसी भी छंद के माध्यम से हम कह सकते हैं। उसमें क्रम और वर्ण और मात्रा का नियम नहीं होगा, उसे हम मुक्तक छंद कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। उपनियम नियम उपनियम का नहीं लगने का मतलब है कि मात्राओं का विशेष नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसकी कैटेगरी भी अलग होगी, रूप भी अलग होगा उसका, और उसमें वर्णों का भी क्रमानुसार कोई नियम उपनियम नहीं होगा, लेकिन अपनी विषय वस्तु को वह किसी भी क्रम में सजाकर वह स्पष्टता होनी चाहिए। मुक्तक छंद का ये एक विशेष गुण है कि उसमें भले ही क्रमानुसार नियम ना हो, लेकिन जिस विषय वस्तु के बारे में हम कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं, वह स्पष्ट हो, वह इधर उधर ना हो। यानी कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, पंक्तियाँ कुछ और कह रही है, भाव कुछ और बता रहे हैं, तो उसे छंद का नाम नहीं दिया जा सकता। क्रमानुसार नहीं होगा, लेकिन भाव क्या होगा?
एकदम स्पष्ट होगा और जो शब्द और वर्ण होंगे वह सही रूप से होंगे, व्याकरण के नियम अनुसार होंगे, उसकी जो शुद्धि होगी वह स्पष्ट होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानें। तो आज हम जानेंगे पहले मात्रिक छंद के बारे में। अब देखिए छंद के भेद। छंद के 3 भेद थे, नहीं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। अब हम एक एक करके उन भेदों का डिटेल्स जान रहे हैं, उनके उपभेदों को जान रहे हैं। तो पहला मात्रिक छंद में ध्यान से समझना है बेटा, कंफ्यूज नहीं करना है। मात्रिक छंद के फिर 3 भेद हैं। ठीक है, मात्रिक छंद जो 3 भेद हुए छंद के, उसमें मात्रिक छंद के भी कितने भेद? 3 भेद। एक सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सबसे इम्पॉर्टेंट छंद में यही पार्ट है। अगर आप इसको समझ लीजिएगा तो फिर छंद आपका यूं निकल जाएगा, आराम से आप समझ जाइएगा। तो इसको ही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप छंद शास्त्र में दिलचस्पी रखते हैं। तो सममात्रिक छंद, अब देखिए एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। सममात्रिक छंद, जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्राएं समान क्या, यानी 4 जो चरण होंगे, मैंने आपको बताया था छंद मुख्यतः 4 चरण में होते हैं, किसी किसी में 6 चरण में भी होते हैं, नहीं, किसी किसी का जब बृहद हो तो 8 चरण भी होता है, लेकिन मुख्यतः 4 चरण होते हैं। उसमें मैंने 2 बताए थे, सम और विषम, नहीं, तो 4 चरण जो उसके होंगे तो चारों में जो मात्राओं की संख्या होगी एक समान होगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको ट्रिक से कौन कौन सी जो छंद हैं सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। चारों गीत हरि गीतिका, यानी सममात्रिक छंद में जो कौन कौन से छंद आते हैं, मुख्यतः चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, सममात्रिक छंद में मुख्यतः 4 प्रकार के छंद होते हैं। फिर से समझिए, चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। तो उसको हमने एक ट्रिक से याद रखना है, क्या? चारों गीत हरि गीत का। चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि गीतिका लास्ट में है ही। याद हो गया कि सममात्रिक छंद में ये 4 छंद आए। अब इन चारों छंद का क्या नियम है, उसमें क्या क्या होता है, उसे हमें एक एक करके जाना है। तो आपको धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है और समझते हुए बढ़ना है, नहीं। तो अब देखिए, चौपाई में 16 होते हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। और चरण कितने? 4, प्रत्येक में 16। ठीक है। रोला में 24, प्रत्येक में 24। गीतिका में 26, प्रत्येक में 26। यानी चरण जो होंगे तो वो प्रत्येक में, इसमें 24, इसमें 26 और हरि गीतिका में 28 होते हैं और प्रत्येक में 28। यानी ये संख्या जो है 16, 24, 26, 28, यानी कि एक चरण में 16 मात्राएं, एक चरण में 24 मात्राएं, एक चरण में 26 मात्राएं, एक चरण में 28 मात्राएं। और ये सममात्रिक छंद है, इसीलिए सब में क्या होता है, प्रत्येक में वही मात्राएं होंगी, बराबर बराबर। सब मतलब क्या होता है? बराबर। अगर 16 मात्रा की है या चरण है तो सब में 16 होगा। ये 24 का है तो सब में 24 होगा। इसी तरह से आगे भी। अब देखिए, उदाहरण से इसको समझिए। चौपाई, पहला का हम उदाहरण यहाँ लिख रहे हैं। चौपाई, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो, इसके अंत में जगन और तगन नहीं होता। इसलिए मैंने गन को अलग से बताया और उसको समझाने का तरीका भी बताया। यानी इसमें जगन और तगन नहीं होगा। यानी चौपाई छंद आपको दिया जाए तो उसको पहचानने में आप 2 बातें याद रख सकते हैं। एक तो समसम मात्राएं होंगी, सभी में 16-16 मात्राएं होंगी, और अंत में ये अगर इन शॉर्ट में आपको याद रखना है तो उसमें जगन और तगन नहीं होता। यानी अंत में 1-2-1
मात्राएं नहीं होती और तगन भी नहीं होती, दो दो एक मात्राएं भी नहीं होती है इसमें। अब देखिए 16 चरण कैसे गिनते हैं हम। अब देखिए यहाँ 4 चरण है। मैंने आपको जब चरण पढ़ाया था, अंग जब मैं बता रही थी तो मैंने आपको समझाया था कि ये 1 चरण, ये 2, ये 3 और ये 4, कॉमा के बाद वाला 4, यानी पहला और तीसरा विषम चरण है। विषम संख्या हम मैथमेटिक्स इंडिकेशन से भी समझ सकते हैं। और दूसरा और चौथा हमारा क्या होता है, सम चरण, क्योंकि 2 4 कौन सा ये संख्या है, सम संख्या है। ये समझना भी आसान हुआ। अब देखिए 16 कैसे, सु। अब देखिए 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 गिनेंगे हम, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर हुआ। इसीलिए मैं आपको जो मात्रा बता रही थी गिनने का, आपको गणों में, इसलिए मैं स्पेशली बता रही थी। फिर से समझिए। अब देखिए सु क्या है, हर्षुकार है, तो हर्षऊ क्या होता है, एक मात्रा का होता है ना, तो 1 गिना हमने। खौदृघीकार 2 मात्रा प्लस 2। मौदृघीकार दीर्घिकार है तो प्लस 2। 9 एकार है तो 1। फिर जे 2 कार है, 2 है इसमें। 9 दीर्घिकार फिर 2 है। फिर र 1 है, नहीं, फिर अ 1 है। फिर गा 2 है और धा फिर कितना है, 2 है। जोड़िए 2 2 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 हुआ। ऐसे ही मात्राएं गिनते हैं और इससे यह स्पष्ट हो गया कि इसमें 16 मात्राएं हैं, तो यह मेरा चौपाई है। लेकिन यहाँ पर क्या इसमें भी 16 है, क्या इसमें भी 16 है, यानी 4 चरण हुए ना बेटा। सुखी मीन जे नीर अगाधा 1 चरण, जिमी हरि सरन्ना एकौ बाधा दूसरा चरण, मीन बिलक जल से जब होती तीसरा चरण, तड़प तड़प निज जीवन खोती चौथा चरण है ना। तो आप गिन के देखिए, आपको लिए मैंने छोड़ा ये, आप यहाँ पर गिनिए, जैसे मैंने ट्रिक बताया वैसे ही गिनिए, तो आपको चारों में क्या मिलेंगे, 16 चरण मिलेंगे। तो दैट्स क्लियर कि यह मेरा कौन सा होगा, चौपाई छंद होगा। यही छोटे छोटे नियम को, छोटे छोटे ट्रिक को आपको समझना है कि पहले तो हम जान गए कि सममात्रिक छंद में 4 छंद आएंगे, चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीत का, जिसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। और चारों की जो मात्राएं होती है कितनी कितनी होती है आपको याद रखना है, क्रम से ही है 16 24 26 28 याद रहेगा आपको। और प्रत्येक में उसमें बराबर बराबर से रहेंगे क्योंकि ये सममात्रिक है। और आपको जब मान लीजिए दिया रहेगा, छंद दिया रहेगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कौन सा छंद है, तो अगर हम चौपाई या चौपाई छंद है तो फटाक से हम क्या करेंगे, 16 को गिन लेंगे। बहुत आसान है गिनना, एक बहुत तो 4 सेकंड में हम गिन लेते हैं। और लास्ट में भी देखिए यहाँ पर तगन और जगन नहीं है, 2 मन नहीं है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, सॉरी अगाधा में 1 2 2 है, नहीं है। यहाँ पर भी देखिए 1 कहूँ बाधा 2 2, यहाँ पर तो खैर 1 2 ही शब्द हैं तो वो है ही नहीं, यानी इसको भी देखकर हम चौपाई को पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आज तक अब ज़्यादा समझाऊंगी तो फिर आपके ऊपर से चला जाएगा, एक एक करके हमको समझना है, नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना तक ही हमने सममात्रिक छंद जाना, जिसमें हमने चौपाई के बारे में जाना। अब इसको मेन तो हम जान ही रहे हैं कि रोला में 24 होंगे, बराबर होंगे। तो उदाहरण के साथ एक एक करके मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। और फिर हम क्या कहते हैं, विषम मात्रिक भी देखेंगे और अर्ध सम मात्रिक भी देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, बाय।